अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप जो है वो नंबर 1 पे आप जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे। उसके बाद जो है आप मैस कैलकुलेशन एंड रेडियस कैलकुलेशन जो है वो इसमें आप देखेंगे आप बोहर की। उसके बाद आगे उसके डिफेक्ट्स भी देखेंगे। डिफेक्ट्स के बाद आप जो है जो नंबर हैं इनके क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, या डिफ़ाइन किया जाता है, वो भी आप इसमें देखेंगे। प्लस इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जस्ट ट्रिक्स हैं और लेकिन वो ट्रिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, स्पेशली जो डेरिवेशंस हैं हमारी रेडियस और एनर्जी की और वेव नंबर की। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बट ये है कि इसमें जो है वो इन चीज़ों को, या वेव नंबर की भी कैलकुलेशन है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 टॉपिक्स के लिए, मतलब एनर्जी वाला टॉपिक है, दूसरा रेडियस वाला टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है वेव नंबर कैलकुलेशन। इन तीनों टॉपिक्स की प्लस जो सेल्फ चेक हैं, इस मतलब 2.2 2.2.4 टॉपिक तक आपकी जो जितनी भी सेल्फ चेक हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में जो है वो बाकायदा से समझाऊंगा, ठीक है। इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा बल्कि आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम क्या होता है? एटम जो है हम मेनली कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, और यही चीज़ जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाती है कि हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है या इसमें क्या चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका बिहेवियर कैसा है, अगर प्रोटॉन है तो इसका बिहेवियर कैसा है, अगर जो है न्यूट्रॉन है तो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है तकरीबन 100, अब तो 110 तकरीबन राउंड अबाउट जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मेनली जो हैं वो आपके 3 ही हैं, जो कि जिसमें है आपका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपको अभी बताया है कुछ देर पहले कि मोर देन 100 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, फर्मियंस, बोसॉन्स और इसी तरह इनके जो है वो एंटी पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे अगर हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, तो सिर्फ हम इन तीनों को ही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जबकि बाकियों को हम जस्ट जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? देखें, इन जनरल अगर आप मतलब लें फंडामेंटल के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, यहाँ ये चीज़ फंडामेंटल है। फंडामेंटल वो चीज़ होती है जिसके बगैर, जिसको डिस्क्राइब किए बगैर किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। यानी कि हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बगैर बताए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मोस्टली जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर, इनफैक्ट है, ये तीनों जो हैं ये डिटरमिन करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जितने भी उसकी फ़िज़िकल भी और उसकी केमिकल्स भी। बाकी भी हैं लेकिन बाकी उस लेवल पे नहीं हैं जिस तरह ये हैं। मतलब इनकी आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो वर्थ है या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, यानी कि इनका ज़्यादा हिस्सा है, ये ज़्यादा एटम को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं की वजह से ही
एटम जो है बाकी भी हैं, लेकिन मेनली इन्हीं की वजह से ही एटम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इन जनरल, या आप अगर इसको एलेबोरेट भी करना चाहें कि जो मेन पार्टिकल्स हैं एटम के वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अब क्यों मेन है या इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं की ही बेस पे सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, और इन्हीं तीन एटम्स की जो है सब एटॉमिकल डिस्कवरी की ही बेस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, जो आगे फिर हमें फर्दर हेल्पफुल होती हैं। बाकी जो हैं वो भी हैं, बट वो जो हैं वो इतने मेजर नहीं हैं, वो माइनर हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं करते। बट इनको फंडामेंटल कहते हैं क्योंकि इनके बगैर एटम को डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट यहाँ सारी बात का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इन तीनों को डिफ़ाइन किए बगैर एटम्स को आप डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इसमें आपने एक जो चीज़ समझनी है वो डिस्चार्ज ट्यूब। ट्यूब तो जैसे हम हमारे घर में ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, तो वो आम सी लाइट होती है, उसको ट्यूब के फॉर्म में होती है तो उसको ट्यूब कहते हैं। लाइट है तो ट्यूब लाइट कह देते हैं। ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का क्या मतलब? देखिए डिस्चार्ज, जिस तरह आप मोबाइल को चार्ज करते हैं देन वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसकी बैटरी यूटिलाइज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह ये एक ऐसी ट्यूब है जो क्या होगी, जिसमें डिस्चार्जिंग होंगी। अब डिस्चार्जिंग क्या होगी इसमें भी चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो आगे हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो देखें इसके लिए जो आपको सबसे पहले जो है वो कंडीशन जो है वो सेट करनी है। वो कंडीशन ये है कि उस वक़्त ये जो है आपको रेज़ नज़र आएंगी, या उस वक़्त ये रेज़ प्रोड्यूस होंगी जब आप हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल ऑफ, ये तो मैंने पिक्चर नहीं चाहिए अभी, तो आप बुक से कंसर्न कर सकते हैं, तकरीबन 5000 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। द गैस इन द ट्यूब वाज नॉट अफेक्टेड इवन एट हाई पोटेंशियल। अच्छा, पहले क्या किया गया था? पहले नॉर्मल पोटेंशियल पे, मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसके। पहले नॉर्मल पोटेंशियल पे जो है वो इसको चेक किया गया, तो कोई भी गैस जो है यहाँ कोई भी ग्लो या प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा था उसने कहा, थॉमसन ने, कि इसकी मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ। जब उसने वोल्टेज इंक्रीज़ की इवन देन 5000 वोल्ट तक, तब भी कोई भी चेंजिंग जो है वो इनसाइड द ट्यूब नहीं देखी गई। तो उसने कहा अच्छा, मैं इसकी फिर कुछ कंडीशन डिसाइड करता हूँ। तो ये जो दो कंडीशन मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इन कंडीशन पे आके जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, या आप ये कह सकते हो कि डिस्चार्जिंग हुई थी और कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी। अब वो कंडीशन कौन सी है? ये प्रेशर है 0.01 टार, बहुत ही कम प्रेशर है, ये बहुत ही कम प्रेशर है। और वोल्टेज देखिए, वोल्टेज अराउंड 5000 टू 10,000 वोल्ट, यानी कि 5000 से ज़्यादा और 10,000 से कम, यानी कि 5000 से 10,000 की रेंज के दरमियान में एडजस्ट की गई थी। अब देखें बच्चों, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो मेरे ज़हन में जो ये बात आई थी, तो मैंने ये सोचा था कि ये प्रेशर इतना कम क्यों है। ठीक है, यहाँ अगर मैं पेपर बनाऊँगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी दूँगा, या वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इतना प्रेशर कम क्यों रखा गया है। तो प्रेशर कम रखने की वजह ये है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको छोड़ देते हैं, जस्ट एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये हमारी आंट होती हैं, ये मूव कर रही हैं एक लाइन में, ठीक है, फ्राम वन प्लेस टू अनदर। तो आप क्या करते हैं, आप इनको अगर आप अपने जो है आप अपना जो आपका मुँह शरीफ है
उससे अगर आप इनको थोड़ी सी जो है वो फूंक अगर मारे, हवा थोड़ी सी दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उनकी लाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा कि उनके वो एयर का प्रेशर, आपकी जो मुंह से हवा आ रही है, ठीक है, तो उसका वो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उनकी लाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जब उनकी लाइनमेंट ख़राब हो जाएगी तो वो क्या करेंगी, अपनी डेस्टिनेशन पे या अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगी। ठीक है, अगर आप उनको मज़ीद थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से जो है वो प्रेशर देते हैं तो उनकी जो अलाइनमेंट है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि आप उनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो सेम केस हेयर है, तो जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैथोड से मूव कर रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। जब आप प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो जिस तरह मैंने आपको आर्ट्स की एग्जांपल दी है कि चुंटियाँ एक लाइन में मूव कर रही होती है, इसी तरह ये रेज भी एक लाइन में मूव करती हैं। ये एरोज़ इस बात को शो कर रहे हैं जो इनसाइड द ट्यूब है। तो ये क्या हो गएंगे, अपने रास्ते से हट जाएंगे, या आप ये कह सकते हो कि ये क्या होंगे, एनोड तक नहीं पहुंच सकेंगे, या इनकी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से हमने बहुत ही लो प्रेशर जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, और वोल्टेज हाई क्यों है, क्योंकि जितनी वोल्टेज हाई होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी ही चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एक्साइट करने के लिए किसी भी चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आपने खुद रीड करना है कि दो चीज़ें आपने इसमें मेंशन लिखनी है कि डिस्चार्ज ट्यूब कंडीशन, नो क्वेश्चन नोट करें जी, कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज की पैदा होने के लिए या बनने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो पहली कंडीशन 0.01 टॉर प्रेशर, जिस यूनिट में लिखा हुआ है आप इसी यूनिट में लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वोल्टेज कितने हैं जी, 5000 से 10,000 वोल्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई प्रेशर इज़ लो अबाउट 0.01 टॉर, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपने वो आर्ट्स की एग्जांपल नहीं देनी, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दिया, आपने इसकी एग्जांपल देनी है कि ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपकी। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसमें आगे चलते हैं कि इसको ना नाम किसने दिया था। स्टोने ने नाम दिया था इन 1886 में। ठीक है, और गोल्डस्टीन, अच्छा ये देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज के हवाले से कि डिस्कवर कोई और कर रहा है, नाम कोई और दे रहा है। थॉमसन ने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसको नाम किसने दिया था, स्टोने ने। और इस तरह प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ है, 1932 में हुआ, पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुका था। खैर आगे चलें, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल देखो बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दिस पार्टिकल ऑल कॉल्ड एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम। मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन दीज पार्टिकल्स। ये हम डिटेल में देख चुके। अच्छा, एक और बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो MCQs के हवाले से है कि only atom which do not contain neutron is protium, that is हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। कह रहा है इसमें ये दुनिया का, पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में, ये एटम्स हैं उन सब में ये वाहिद है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। देखिए इसका मैस नंबर भी एक है, एटॉमिक नंबर भी एक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं आप, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, तो 1 - 1 0, तो इसका न्यूट्रॉन 0 है। आगे चलें जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वो ही है
अब इसमें क्या है प्रॉपर्टीज़ आप कैथोड पे देखें, पहले प्रॉपर्टीज या डायग्राम भी कर सकते हैं। देखें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ये क्या है, ये किस तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, पहली बात तो ये होगी दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दिस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहली प्रॉपर्टीज ये होगी सिंपली, अगर आप देखें बुक वाली मैं अभी नहीं कर रहा। दूसरा ये देखें, इट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो कैथोड की सरफेस है, अगर मैं जो है वो जो उन्होंने हाईलाइट की हुई है, बोल्ड की हुई है, अगर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, मतलब थोड़ा जो हमारा एनोड है यानी कैथोड है उसको जो मैं थोड़ा हाईलाइट को थोड़ा और बड़ा करता हूँ लेंथ में, यानी कि वो वर्टिकल में कर देता हूँ, तो अगर आप देखें तो ये जो लाइंस हैं जो मूव कर रही हैं रेज, ये हॉरिजेंटल हैं। कैथोड हमारा जो कैथोड है ये वर्टिकल है, जबकि जो एनोड कैथोड रेज हैं ये हॉरिजेंटल हैं। तो दोनों में क्या कौन सा एंगल हुआ, 90 का। तो हम ये कहेंगे कि कैथोड रेज ट्रेवल परपेंडिकुलरली टू दी इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड से। एनोड और कैथोड को फ्लेक्सिवली इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये जनरली ये प्रॉपर्टीज थी इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, सम सिस्टमैटिक स्टडीज वर डन। ओके जी, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज and showed the cathode rays are deflected in a magnetic field. Thomson proved that these rays can be deflected towards anode, showing that they are negatively charged. कहते हैं कि जब हमने इसको प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ बेंड होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, आगे जो साइंटिस्ट था, मुझे इसका अभी पिक्चर ब्लर है, मुझे नाम नज़र आ रहा है, आई थिंक तो टिटलूफ लिखा हुआ है। Proved that the cathode rays cast a sharp shadow when an opaque object is placed in their path. ये देखें ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है, ये उन्होंने वो क्रिस्टल्स की जो होती हैं स्लीव का निशान जो होता है वो उन्होंने प्लेस किया हुआ है, या कोई और भी निशान हो सकता है, वो उन्होंने प्लेस किया हुआ है जो जिसका अगर आप देखें तो उसमें से गुजरी है तो उसके सामने जो है वो शेडो बन रहा है। तो ये कहते हैं कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अब ओपेक का मतलब क्या है, गैर शफाफ, जो क्लियर नहीं होते यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते। ठीक है, तो उनका क्या कर देती हैं, ये शेडो बना देते हैं। आगे, दे कैन ड्राइव ए स्मॉल पेडल व्हील, जैसे ये देखें ये पेडल व्हील बना हुआ है, तो कहते हैं इसको मूव करवा, जिस तरह साइकिल की करारी होती है ना चैन की। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, बिल्कुल उसी तरह का, बिल्कुल समझे, वही पेडल हैं, साइकिल के ही पेडल हैं आपके, और वो इसी तरह की वो जो है वो गरारी है उसकी, जिसे हम आम ज़बान में गरारी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो मूव करती है, जब वो मूव करती है वो वहाँ पे तो आप पेडल पे फोर्स लगाते हैं ना पाँव के साथ, यहाँ पे उसको जो है ये मूव करवा रही है। तो ये क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, how can you justify that, or how can you prove that cathode rays are material particle। जी दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल हैं, आप किस तरह इस चीज़ को डिफेंड करेंगे। देखिए मटेरियल पार्टिकल जो होता है ना, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी मास भी होता है और उसकी वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, मास भी और वेलोसिटी भी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो जो होते हैं पार्टिकल नेचर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ें पार्टिकल नेचर की होती हैं उनका मोमेंटम होता है, और जब किसी चीज़ का मोमेंटम होता है तो वो मूव करवा सकता है, क्योंकि उसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। ये देखें आप इसे पढ़ लें, the can actually when strike on the node particularly large they produce the following the file begins to glow. They drive अच्छा वो they drive small but in this case they verify that there are material particle and have a certain momentum also। ठीक है, ये बात क्लियर हो।
अच्छा वो दूसरा जो नीचे जो मैंने पहले पढ़ दिया वो ये है कि ये दे कैन प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड। ये एक्सरे ये आप एक्स इसी चैप्टर में एक्सरे डिस्कवरी में भी देखेंगे। जब एनोड किसी हैवी मेटल का होता है, सॉरी लार्ज एटॉमिक मास का होता है, किसी बड़ी मेटल का होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, जब उस पर ये फॉल करती हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस कर देती हैं। उसके बाद ये ग्लो भी प्रोड्यूस, दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इन मेटेलिक शीट्स लाइक एल्युमिनियम और गोल्ड। ठीक है, थॉमसन ने क्या किया था, इसकी चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड की थी, जिसकी वैल्यू ये सामने दी गई है। ठीक है, यही सारा कुछ है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ, मैंने नहीं देखा, वैसे लिखा होगा कि ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है इसमें आगे। अच्छा जी, मैं पेज मिस तो नहीं कर गया? 24 और ये 25। अच्छा अच्छा, मिलीकॉन ऑयल ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट मेथड। देखें, एक साइंटिस्ट था मिलीकॉन, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो डिस्कवर करना जो है वो स्टार्ट किया कि मैं फाइंड करूं कि इस पे मैं चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो थी 1.7588, यानी कि जो उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट की थी वो थी 1.7588 इन 10⁻12 सी पर केजी, यानी कि कूलम पर केजी। ठीक है, तो इसमें देखिए, आपको सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी है वो आपने सारी करनी है, लेकिन कंसेप्ट की बातें इसमें दो ही हैं। ठीक है, वो क्या है, चलिए इसको रीड भी कर लेते हैं। Millikan succeeded in measuring the charge of the electron with the great precision in 1999. Constructed a box with consisted of two chambers. The upper chamber was filled with air whose pressure was adjusted by vacuum। ये साइड पे वैक्यूम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में उन्होंने शायद नहीं शो किया हुआ, पिक्चर ब्लर है, बट आप बुक से देखेंगे तो मे बी वो क्लियर हो जाए। विद एयर हुज प्रेशर adjusted by vacuum there was a electrode A and A1। ठीक है, A ऊपर है और A1 नीचे है। The electrodes were attached with electricity to generate an electric field between the space of electrode। तो दोनों को क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंबाइन किया गया है, बैटरी से कंबाइन किया गया है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देन फिर वो क्या कहता है, अपर इलेक्ट्रोड हैड ए होल इन इट, उसमें सुराख है, वो आप बुक में देखेंगे ना ज़्यादा क्लियर होगा। तो वहाँ से क्या है, ऑयल ऊपर आप एटमाइज़र से जो है वो आप ऐड कर रहे हैं ऑयल, और पहले फर्स्ट चैम्बर से जाता है, फर्स्ट चैम्बर में ऊपर वाली लेयर में क्या है, सुराख है, होल है, जिसकी वजह से वो नीचे आता है। ठीक है, जब वो नीचे आता है तो वो किसके थ्रू नीचे आ रहा है, अंडर द फोर्स ऑफ और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये एक बात होगी, दूसरी बात आप मैं ठहर के बताऊंगा। फ्यू ड्रॉप्स एंटर द होल, hole was closed and arc lamp was used to okay, the shown in diagram, a few fine drop of oil are created by atomizer, a few drops enter the hole was closed and arc lamp was used to eliminate the space between the electrode, drop fall under the force of gravity। ठीक है, ज़रा सी वजह, जिस तरह आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, तो ड्रॉप खुद ब खुद जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में या ऊपर वाली प्लेट में, ऊपर वाले चैम्बर में सुराख है, तो वहाँ से गुजर के नीचे आ जाएगा। और हमने साइड पे लैंप लगाया हुआ है जिसकी मदद से हम वो सब कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, सेकंड टाइम ये होता है, इसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं V1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू mg, ठीक है। जैसे फोर्स जो होते हैं हम उधर पढ़ते हैं वो इज इक्वल टू mg होती है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू mg है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी जो बात होगी, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट था वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज होने की वजह से वो क्या करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा, और वो देखें ये नीचे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है और ऊपर पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो जो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को तो रिपेल करेगा। जब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। ये बात सुन लें, पहले ड्रॉप आया है किसकी मदद से, अंडर द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो क्योंकि चार्ज हो गया तो चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव है, और ऊपर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्लेट यानी कि पहले चैम्बर की तरफ जाएगा जहाँ से वो आया था। अब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, जिस तरह रॉकेट जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या कुछ लिखेंगे, V2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E कैपिटल और E स्मॉल इन माइनस mg। अब माइनस mg क्यों किया हमने, क्योंकि उसने इस फोर्स को ओवरकम किया है, ठीक है। कैपिटल E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दोनों बातें क्लियर होगी। अब इन दोनों को डिवाइड करके देन V1 V2 G और कैपिटल E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1.6। After the mass of electron can be determined by varying the electric field in such a way that a droplet is suspended in a chamber, hence E can be calculated, which is 1.6022 × 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। अब जो मैस था, मैस बाय चार्ज जो रेशो थी वो, या मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड करना था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैस बाय जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में, वो जो था वो E/m थी, ठीक है, वो चार्ज नहीं था, ये जो इधर डिस्कस किया था इधर, ठीक है। आई थिंक सो मैंने इसको चार्ज बोला था, बट ये चार्ज नहीं है, E/m रेशो है, तो इसको काइंडली करेक्ट कर लें, ठीक है। E/m इज़ इक्वल टू 1.7588 यानी E/m रेशो भी है हमारे पास और E की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो जो m की वैल्यू आई थी, यानी कि चार्ज ऑन मैस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आया था वो आया था 9.1095 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसी के साथ देख लेते हैं, आसान ही है। हाउ मच हैवियर इज़ द हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27, उसका -31। दोनों की रेशो ले लो, रेशो लेके आंसर आपके पास आएगा 1833, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1833 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल रेज यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जर्मन फिजिस्ट था गोल्डस्टेन, उसने डिस्कवर किया था। अब इसमें बात यह है कि हमने इसमें यह देखना है कि इसको किनार रेज क्यों कहते हैं, ठीक है। तो किनार रेज क्यों कहते हैं, देखें। अब ये हम कह सकते हैं कि इसका नाम है, लेकिन इसका नाम जो है वो क्यों है ऐसा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपका जो है, यहाँ पे तो शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे ये जो रेज़ हैं ये एनोड से प्रोड्यूस होती हैं, और कैथोड में क्या होता है, कैथोड के जो है उसमें सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है।
छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, जब उसमें से ये पास करती हैं तो उस जो है वो पास होने की वजह से, उसमें से जब पास करती हैं, उसमें से पास करने के बाद ये ट्यूब पे आती हैं और वहाँ पे आके ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं तो कहाँ से ये आई हैं? ये एनोड से निकली हैं। कैथोड की सरफेस में जो सुराख थे उनसे पार होके ट्यूब पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। अब कैथोड के अंदर जो सुराख थे, यानी कि हाँ जी, कैथोड के अंदर जो सुराख थे उन सुराख के नाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसी वजह से इनको किनार रेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब मॉलिक्यूल्स लूज इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो ये आयोनाइज हो रहे हैं। नियॉन जो है वो Ne +1 में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव आयन मूव्स टूवर्ड द कैथोड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कुछ भी नहीं है इसमें, खास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रोड सेट किए जाएंगे। ठीक है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैंने वाई भी लिखा हुआ है इसके आगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इधर से मैं ये इस प्रॉपर्टी से मैं 3-4 क्वेश्चन उठा कर दे देता हूँ। ठीक है, या बोर्ड से भी आ सकते हैं। वो कह रहे हैं जी, द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। जी बिल्कुल, वो क्या थे? वो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी कैथोड सरफेस थे, और ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी एनोड सरफेस। ठीक है, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे। दे डिफ्लेक्शन टुवर्ड कैथोड शो दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी बात जो है वो तीसरे पॉइंट में जस्टिफाई होगी। दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑन ZNS प्लेट। या बुक देखेंगे ना तो उसमें इस तरह ना ग्लो सा बना होगा, फ्लैश लिखा होगा, तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे जाके ये स्ट्राइक करती हैं जी। E/m रेशो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय। देखें, अगर आप इसका आंसर आपको ना भी पता हो, बस अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। वो खुद बता रहा है कि इसकी जो है, यानी कि प्रोटॉन की E/m इलेक्ट्रॉन से कम है। तो अगर आप ये रेशो देखें तो इस रेशो में क्या चीज़ है जो ज़्यादा होगी तो E/m कम हो जाएगी। तो उसमें है मैस। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है ना, बड़ा होता है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? छोटी आती है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी E/m रेशो जो है वो कम आती है। ये देखा है, ये नीचे लिखा हुआ है, द E/m रेशो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और जो इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो है वो किसी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। द हाईएस्ट E/m इज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन ए ट्यूब। क्यों हाइड्रोजन की सबसे हाई E/m क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन का मैस क्या है? सबसे कम है, वो है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मैस, सॉरी 1 नहीं है, ये इधर पीछे हमने जो है वो देखा था। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये। ठीक है, तो इसका मैस सबसे कम होता है 1.67 10⁻⁻27 kg है। ठीक है, अगर उसका भी लें चार्ज तो वो इतना इलेक्ट्रॉन का, तो इसका भी E/m रेशो सबसे छोटी आती है। ठीक है, आगे अगर आप चलें तो इसमें आप देखें मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, इज़ नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। अच्छा, मैस ऑफ ए पॉजिटिव पार्टिकल इज़ नेवर लेस देन द मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज़ नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अजीब सी बात लिखी हुई है, ये पता नहीं ये पॉइंट गलत है या क्या है। द मैस ऑफ पार्टिकल, अच्छा, ठीक है। वो तो उसने कहा था, जिस तरह वो पहले वो कैथोड रेस थी ना, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था, इसी तरह ये पहले पॉजिटिव रेस थी और किनार रेस थी, बाद में इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया था। तो वो ये बात बता रहे हैं
कि इसका मैस और जो प्रोटॉन का मैस था वो सेम है, ठीक है। वो है जो एक चीज़ है तो सेम ही होना है ना, बट ये पता बाद में चला था ना कि है ये एक चीज़ है, ठीक है। आगे देखें जी, ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम पॉजिटिव रेज कॉल्ड प्रोटॉन, ए नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, द mass of proton is 1836 टाइम मोर देन that of electron। देखें जो 9th पॉइंट है वो आपका 5th पॉइंट को वेरीफाई कर देता है, क्योंकि देखें वो कह रहा है कि अगर दोनों का मैस कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन का मैस 1 ग्राम है, ठीक है, तो प्रोटॉन का मैस कितना होगा 1836 ग्राम होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि 1836 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका जो है E/m में क्या होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब वो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल रेशो आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन जो है वो स्मॉलर होगी देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलें जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड जेम्स चैडविक। देखें जो है ना बड़े बहुत ही लेट जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है, और इसकी डिस्कवरी की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गई हैं। और वो ये मसला ये था कि जब किसी एटम का मैस नंबर कैलकुलेट किया जाता था तो वो होता था तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल 10, ठीक है, तो लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होता था फॉर एग्ज़ाम्पल वो 7 है, तो समझे 3 का गैप आ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ग्राम का गैप आ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझे 3 ग्राम का गैप आ रहा था, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि ये गैप क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो उन साइंटिस्ट ने सोचा कि देयर इज़ समथिंग एल्स, कुछ चीज़ और है जो प्रेजेंट है बट हमें नहीं पता, जो जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो है वो क्या ऐसी चीज़ है जो ये जिसकी वजह से हमारी जो है इतनी जो है वो वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो जब ये डिस्कवर किया गया था तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि बाद में जब देखें जब हम मैस नंबर फाइंड करते हैं तो n+p करते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो जब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं थे हुए तो मैस नंबर का बड़ा मसला बना रहता था, ठीक है। अच्छा खैर आगे चलें, इसमें 1932 में डिस्कवर हुआ था, जेम्स चैडविक ने किया था। कैसे किया था, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। उसने अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बेरिलियम न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करवाए थे, यानी कि उस पर अटैक करवाए थे, ठीक है, उस पर मारे थे। जैसे आप क्या करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल पॉइंट उठा के किसी दूसरे को की तरफ फेंक देते हो, ठीक है, तो वो ऐसे इस तरह उन्होंने बम्बार्ड करवाए थे। तो जब उसने बम्बार्ड करवाए तो वो जो है एक कार्बन का न्यूक्लियस बन गया, प्लस एक न्यूट्रल रेडिएशन प्रोड्यूस हुई। तो जब उन रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक किया गया तो वो किसी भी तरफ डिफ्लेक्शन उन्होंने शो ना की, ना एनोड की तरफ ना कैथोड की तरफ। तो इससे ये पता चला कि ये रेडिएशन जो प्रोड्यूस हुई हैं इन पे कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो दैट्स व्हाई दे आर डिक्लेयर्ड एज न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने लिखनी है वो ये लिखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल लिया कहाँ से गया है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, तो वो प्रोड्यूस हुआ है पोलोनियम से, ठीक है। यानी पोलोनियम का जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, उसके नतीजे में अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस करवाया पहले हमने, फिर उस अल्फ़ा पार्टिकल को हमने बेरिलियम पे फॉल करवाया। इसमें आपने इक्वेशन भी लिखनी है ये वाली। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू ये इंतहाई कमाल की प्रॉपर्टी है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। जब ये मैं 9th क्लास में था तब मैंने इसके रिलेटेड जो है वो अपने टीचर से क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है। अब कैसे इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। देखें दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में
देखिए जो जो होता है ना न्यूट्रॉन, उसका मास नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर 0 होता है। तो आगे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3 चीज़ों में, पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। प्रोटॉन कोई नहीं है उसके। तो इसमें देखें, इसमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस में हमने ये बुक में गलती है थोड़ी सी कि पी का प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास नंबर 0 और चार्ज नंबर -1 आता है, ठीक है। तो देखें अगर आप इनको सम करते हैं 1 -1 प्लस 0 जो राइट साइड पे है, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 प्रोटॉन का -1 इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा 0, और न्यूट्रॉन का 0 ऐड करेंगे तो ये भी 0, तो दोनों साइडों पे 0 0 हो जाएगा। ऊपर अगर आप देखें तो न्यूट्रिनो का भी 0 है मास नंबर, इलेक्ट्रॉन का भी 0, प्रोटॉन का 1 है, तो 1 प्लस 0 वो 1 ही होगा, ठीक है। तो दोनों साइडें बराबर हैं। बस इसमें ना एक गलती ये है कि बुक में उन्होंने -1 नहीं लिखा। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखें, ये आगे 6 7 प्रॉपर्टीज़ में कहीं जाके ना ये आपको मैं बताऊंगा, ये बल्कि 9 प्रॉपर्टीज़ में जाके, जो 9th पॉइंट है इसका, उसमें जाके ये जो है ना दूसरे पॉइंट की मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो पढ़े लिखे होते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में या न्यूक्लियर केमिस्ट्रीज़ में, जिनकी स्पेशलाइजेशन वगैरह होती है, इवन उन स्टूडेंट्स को भी इस क्वेश्चंस का नहीं पता होता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे भी नहीं था पता, बट मैंने ये क्वेश्चन किया था। खैर देखें कैसे। दे कैन नॉट आयोनाइज द गैसेज। हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो आयनाइज नहीं कर सकते। अच्छा, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, न्यूट्रल हैं तो इनके जो हैं ये पेनिट्रेटिंग पावर इनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर चार्ज हो तो वो क्या कर देंगे, बॉडी को आयनाइज कर देगा। जब बॉडी को आयनाइज करेगा, अगर वो खुद पॉजिटिव है तो बॉडी को नेगेटिव कर देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, तो वो पेनिट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, ये जनाब आर पार हो जाते हैं, ठीक है। आगे जी। जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट मैं आपको सारे यही कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप भी कह रहे होंगे कि सर हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, बट ये है कि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं ज़्यादा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेता हूँ। और बट ये है कि ये इम्पोर्टेंट भी है। व्हेन ए न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहेंगे। और जिनकी एनर्जी बिलो 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको हम स्लो न्यूट्रॉन कहेंगे। स्लो न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन से ही आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है वो होता है, जिसमें यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करता है। अगर उसमें आप स्लो न्यूट्रॉन की जगह पे फास्ट न्यूट्रॉन ले लें तो वो रिएक्शन नहीं होगा। अब वो रिएक्शन क्यों नहीं होता, वो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दें, बस इतना बहुत है आपके लिए। अगर आपने चेक करना है तो गूगल चेक कर लें इसे, या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। खैर आगे चलें इसमें। तो इसमें देखिए यार, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक, क्योंकि न्यूट्रल हैं तो किसी तरफ भी मूव नहीं करेंगे, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रल हैं, दे कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन, हाई स्पीड प्रोटॉन इनकी स्पीड नहीं ज़्यादा होती, कहते हैं ये नॉक आउट कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं जी। देखें ये 8 पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट को वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट वंस फॉर द फिशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, ठीक है। शो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव देन द फास्ट, यानी कि जो स्लो वाले हैं वो रिएक्शन कर देते हैं फिशन, फास्ट वाले कोई नहीं करते, ठीक है।
टॉपिक मैं सेकंड से रिलेट करने वाला हूँ। व्हेन न्यूट्रॉन आर यूज्ड एज ए प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल क्या होती है? आप ये देखें, हमने उधर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वो जो रॉकेट की मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या है जी, वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो वो भी प्रोजेक्टाइल होती है, जिसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं आप, वो भी प्रोजेक्टाइल होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का मतलब है जो आप जिस चीज़ की आप बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जो चीज़ आप फेंकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपके ऊपर जो है वो सामने खड़े हो के डाइस पे आपकी तरफ अगर मैं जो बोर्ड मार्कर है वो मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो वो बोर्ड मार्कर है वो क्या है, वो प्रोजेक्टाइल है, और आप क्या हो, आप टारगेट हो, ठीक है, फॉर द सेक। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या है, ये न्यूट्रॉन, और टारगेट क्या है, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन आपस में ने रिएक्ट किया तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इनकी जो प्रोडक्ट बनी है वो है बोरान प्लस हीलियम। देखें, आप किन का एटॉमिक नंबर ऐड कर लें या मास नंबर ऐड कर लें, लेफ्ट और राइट साइड पे ये दोनों एक जैसे हैं, बैलेंस हैं, तो आपने भी ऐसे बैलेंस करना है। अब पॉइंट रिलेट होगा सेकंड विद 9 2। 9 2 का मतलब है ये कि दूसरी इक्वेशन के साथ। देखें, आप सारी बातों को छोड़ दें, सिर्फ यहाँ पे एक ध्यान दें कि कॉपर का जो मास नंबर था, सॉरी एटॉमिक नंबर जो था वो था 30, ठीक है। एटॉमिक का जो उसका एटॉमिक नंबर था वो था 29, और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 0, ठीक है। तो सम कितना होना चाहिए इनका, 29 होना चाहिए। राइट साइड पे अगर आप देखें तो जिंक का 30 हो गया है, और इलेक्ट्रॉन का -1, यानी कि बीटा रेज निकली हैं, तो बीटा रेज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस है। बट आप ये लेंगे कि बीटा रेज इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो निकला है, तो 30 -1 करेंगे तो वो 29 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइडें बैलेंस हो। लेकिन बात ये आई है कि यहाँ पे ये तो आप बैलेंस करने के लिए आपने -1 लगा दिया है ना, और वो इधर 30 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया है। तो ये कॉपर 29 से जिंक 30 में कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ऊपर एक न्यूट्रॉन जो ब्रेक होता है ना, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में होता है। तो आप समझिए ये न्यूट्रिनो कोई नहीं है उसमें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। देखें, न्यूट्रॉन दो चीज़ों में ब्रेक हुआ, एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बीटा रे की फॉर्म में निकल गया, तो एक जो प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हुआ वो किधर गया, वो कॉपर ने कैप्चर किया, और कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि एक न्यूट्रॉन 3 चीज़ों में ब्रेक करता है। तीसरी की अभी यहाँ पे वर्थ इतनी नहीं है, ऐसे ही है उसकी भी, बट यहाँ पे हम नहीं देख रहे। तो एक जो थी वो बीटा रे की फॉर्म में चले जाएगी, दूसरा क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर देगा। आप जहाँ मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी बुक में आप देखेंगे, जहाँ पे भी बीटा रेज रिमूव हो रही होंगी, ठीक है, निकल रही होंगी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो वहाँ पे लिखा होगा एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1। वहाँ पे एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में चेंज होता है। न्यूट्रिनो को साइड पे कर दो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल की फॉर्म में निकल गया, और जो एक प्रोटॉन था वो से क्या हुआ, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। आगे जी मैथ्स कितना है ये तो आप देख ही लोगे, इतनी कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये मैट्रिक में पढ़ चुके हो, बट वंस अगेन फिर आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, बट इसमें ना 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सोर्स, अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स क्या है, वो ही है दोबारा पोलोनियम है, या एक और आ गया साथ, और ए आ गया रोडियम है, आई थिंक सो रोडियम है ये, इसका नाम कंफर्म कर लें, ठीक है। रेडियम है मेरे ख्याल में, बट कंफर्म कर लें, ठीक है। क्योंकि आपने नाम नहीं लिखना, आप PO लिख लें और RA लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें आपने लिखनी है वो थिकनेस की है, ठीक है। थिकनेस कितनी है, जो गोल्ड फाइल था उसकी थिकनेस कितनी है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला आया था ना, वो ये आया था कि 1 मिलियन उसने रेडिएशन पास की थी, ठीक है। तो 1 मिलियन रेडिएशन में से ना सिर्फ एक ऐसी थी
जो बिल्कुल ऐसी थी, ये यानी कि जो लग के ना सेंटर से लग के, ठीक है, 1/1 मिलियन ऐसी थी जो सेंटर से हिट करने के बाद कंप्लीटली बाउंस बैक हो गई थी। बाउंस बैक का मतलब ये है कि कंप्लीटली वापस आ गई थी, कुछ तो डिफ्लेक्ट हुई थी, मोस्टली जो थी वो स्ट्रेट गुजर गई। ठीक है, अब 2 पॉइंट इसमें से सामने आए थे कि वो स्ट्रेट क्यों गुजरी हैं, ज़्यादातर स्ट्रेट क्यों गुजरी हैं, और ये जो 1/1 मिलियन है ये बाउंस बैक क्यों हुई है। इवन के अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैस है उनका। तो इस पॉइंट ने दो चीज़ों को अराइज किया कि बिकॉज द मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल आर passed without deflection. This shows that the most of the part of the atom is empty. एटम का जो बहुत सारा हिस्सा है वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि बहुत सारी रेडिएशन सीधी गुजर गई हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जो सेंटर से टकराने के बाद, हिट करने के बाद जो कम्प्लीटली बाउंस बैक हुई है, वो क्यों बाउंस बैक हुई है जी? वो इसलिए बाउंस बैक हुई है कि उसके वो जिस चीज़ से टकराई है वो अल्फ़ा न्यूक्लियस, जो एटम है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है, इससे भी ज़्यादा कोई डेंस चीज़ है। अब उस डेंस चीज़ को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का। तो इसको कह देते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, ये दो ही इसमें मेन पॉइंट्स हैं, बाकी आप ये रीड कर सकते हो, मैं भी कर देता हूँ। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। देयर इज एन नेगेटिवली चार्ज दैट इज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पोर्शन नेगेटिवली चार्ज सराउंड द न्यूक्लियस containing electron called extra nuclear portion और अच्छा, प्लैनेट लाइक इसने कहा था कि प्लैनेट लाइक मॉडल है। ठीक है, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, वो आप 10th में पढ़ चुके हो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी वजह से तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल। सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं। देन ओनली ए फ्यू स्मॉल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। इसी वजह से ही तो एक 1/1 मिलियन जो थी वो बाउंस बैक हुई थी, मोस्टली स्टेट गुजर गई थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, बच्चों ये आपने याद करनी है, इन पे चार्जेस याद करने हैं। ठीक है, E/m रेशो इनकी याद करनी है, मैथ्स याद करने हैं। ठीक है, ये सारा आपने याद करना है, इसमें रट्टा मारने वाली बात है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। जहाँ तक बोहर एटॉमिक मॉडल की बात है तो बोहर एटॉमिक मॉडल भी आप पहले पढ़ चुके हो 10th क्लास में या 9th क्लास में, 9th में आई थिंक सो। बट इसमें क्या है, वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर एक ऑर्बिट में है, तो अगर फिक्स ऑर्बिट में है तो वो ना तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा ना ही एमिट करेगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर वो किसी ऑर्बिट से मूव करता है, चाहे अपर में जाता है या लोअर में जाता है, फिर वो एनर्जी अब्जॉर्ब या अमिट करेगा। ठीक है, अब कब अमिट करेगा, कब जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, वो सिचुएशन है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है वो देख लेते हैं। As long as electron remain in a shell never okay, the gain or loss of energy occur when orbits within orbits only due to jumping of electron from lower energy level to another, from one energy level to another energy level। अच्छा, इसने ये कौन नहीं लिखा हुआ कि कब ऑब्जर्व करेगा और कब, तो ये देखें, एनर्जी कब ऑब्जर्व करेगा और कब इवॉल्व करेगा, यानी कब रिलीज़ करेगा और कब जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, वो आप खुद देखेंगे, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको मैं एक क्लू दे देता हूँ कि देखें, जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है, ठीक है, उस पे क्या है, न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले शेल पे ज़्यादा है, दूसरे पे कम है, तीसरे पे उससे भी ज़्यादा कम है।
तो जब वो इनर वाले से, यानी कि जो पहले वाला है, जो अंदर वाला है, पहले से दूसरे में अगर जा रहा है, तो वो क्या है, पहले वाले पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो क्योंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वो उसको दूसरे की तरफ नहीं जाने देगा। जब दूसरे की तरफ उसने जाना है तो इट्स मीन उसने न्यूक्लियस की पावर को ओवरकम करना है। तो इट्स मीन उसे सराउंडिंग से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वो ऑब्ज़र्व करेगा या इन्वॉल्व करेगा। इनफैक्ट मैंने आपको बता भी दिया है, अगर आपने सही तरह पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बट आपने ये खुद पॉइंट लिखना है। बाकी फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके। अच्छा बच्चों, ये 2 टॉपिक जो हैं, 3 इनफैक्ट, डेरिवेशन ऑफ रेडियस और डेरिवेशन ऑफ एनर्जी और डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलें आगे। ये डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, खराबियाँ, खामियाँ, उसमें क्या जो है वो बुरी बातें थी। ठीक है, इन शॉर्ट या आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं उसके फॉल्टी पॉइंट्स क्या थे। हाँ जी। इसमें ये है कि when the boundary lines between the color contact make this color spectrum। अच्छा जी, ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है। पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो लाइट का, जो आप फिज़िक्स में प्रैक्टिकल कर चुके हो। ठीक है, प्रिज्म के साथ वो जब वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट करती है तो वो डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप हो जाती है, उसको वो है, वो क्या कहते हैं जी, वो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये Bohr then cannot explain the origin of spectrum of multi-electrons और poly-electrons। तो जो बोहर था वो अनएबल था एक्सप्लेन करने में कि द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ही लाइक ब्रिलियम एंड हीलियम। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। तो इसमें मल्टी और पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या मतलब है कि ये जो मॉडल था, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को एक्सप्लेन करता था अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक वो होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हो, जैसे लिथियम है ना, तो इसमें वो 3 एटॉमिक नंबर है उसका, तो +2 करोगे ना तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उसको ये एक्सप्लेन नहीं था कर पाता। अच्छा आगे देखें, उसने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, बट जो मॉडर्न स्टडीज़ ये कहते हैं कि एलिप्टिकल नेचर होती है उनकी। ठीक है, बोर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, but it is proved that the motion of electron is not in a single plane but it takes place in 3 dimension। ठीक है, when the excited atom have giving atomic emission spectrum। अच्छा आगे जो है वो जी मैन और स्टार के फैक्ट आ रहे हैं, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एज इट इज़ इनकी डेफिनेशन ही करनी है। ठीक है, इसमें कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी बुक में इनकी डेफिनेशन नहीं है, तो बस आपने इसकी मेन डेफिनेशन ही करनी है। ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है, गैर यकीनी। तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। द बोहर पिक्चर ऑफ एन एटम इज़ एन satisfactory is not satisfactory in Bohr electron is moving in orbits with a specific velocity in speed in a specific radii, but according to the uncertain with the exact position and velocity of electron can be j। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, बोहर ये कह रहा था कि हर एक की स्पेसिफिक स्पीड होती है। ठीक है, तो बट ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की अपोजिशन और उसकी वेलोसिटी दोनों एक साथ जो है वो साइमल्टेनियसली इकट्ठी मेजर नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करो, तो आपकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। इसी तरह जब आप एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो जो पोजीशन की आपके पास वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक चीज़ को आप एट अ टाइम अच्छी तरह मेजर कर सकते हो, लेकिन दूसरी को आपको सेक्रीफाइस, यानी कि दूसरी की जो शोर्टी है उसको अनसर्टेनिटी के साथ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे इसकी हम डिटेल देखेंगे, बट अभी देखें। श्रोडिंगर गेव द वेव इक्वेशन
for hydrogen. According to him, although the position of electron cannot be found exactly, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ना वो आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कितने डिस्टेंस में है, 0.053 नैनोमीटर, और यही वैल्यू थी जो बोहर ने दी थी। अब लास्ट पॉइंट को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बोहर ने ये कहा था कि हमें स्पेसिफिक वेलोसिटी पता होती है उसमें रेडियस में जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन वो जो है वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो कहता है दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आप बता सकते। हाँ, अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो तो वो वेलोसिटी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो अनसर्टन होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। इसी तरह जब आप पोजीशन के बारे में पोजीशन को मेजर करते हो तो वेलोसिटी उसकी वो जो है वो नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। श्रोडिंगर ने कहा था अच्छा ये बात है तो हम इसको और आसान किए देते हैं। तो वो कैसे आसान किया उसने कहा कि ये जो एरिया है ना 0.053 नैनोमीटर, इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की यानी कि इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इससे बाहर होते जाएंगे तो कम होती जाएगी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो हैं वो दूसरे लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे।